जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखने वाले हैं झारखंड पीजीटी का री एग्ज़ाम का पार्ट 2। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है कि जनजातीय जीवन शैली को संरक्षित करने के लिए कौन सा दृष्टिकोण सांस्कृतिक सापेक्षवाद और राज्य के न्यूनतम हस्तक्षेप पर आधारित होता है। तो उसको क्या कहते हैं? अलगाववादी। तो अलगाववादी की बात कौन करते हैं? बेरियन एल्विन कहते हैं। समकलनात्मकवादी की बात कौन करते हैं? तो जीएस घुरिये करते हैं। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को अनुसूचित जातियों, जनजातियों और कमजोर वर्गों की शिक्षा और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए निर्देशित करता है? तो शिक्षा और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए निर्देश देता है कौन? अनुच्छेद 46। कौन? अनुच्छेद 46 हमारा देता है। अगला है, किस विद्वान का संस्कृतिकरण सिद्धांत बताता है कि निचली जातियां और जनजातियां ऊंची जातियों के प्रथाओं और जीवन शैली को अपनाती हैं? तो संस्कृतिकरण की बात करते हैं एम.एन. श्रीनिवास। अगला है, इनमें से कौन जनजातीय आंदोलन का उदाहरण नहीं है? तो फैराजी आंदोलन नहीं है, बिरसा मुंडा आंदोलन था, संथाल आंदोलन, कोल विद्रोह, जनजातीय आंदोलन है। अगला है, किसका असमान वितरण गांव में सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को जन्म देता है? सामाजिक और आर्थिक असमानता। तो गांव की बात हो रही है, तो भूमि जो है गांव में असमानता के वितरण का प्रमुख कारक होता है। जिसके पास भूमि है उसको जमींदार कहते हैं, जिसके पास कम भूमि है उसको मध्यम किसान कहते हैं, जिसके पास भूमि नहीं है तो उसको भूमिहीन कहते हैं। तो इस आधार पे सामाजिक और आर्थिक डिवाइड होता है भूमि के आधार पर। अगला है, गांव में सबसे सामान्य गांव बसावट का प्रकार कौन सा है? तो सबसे नॉर्मल और सामान्य क्या होता है? तो जो सबसे सामान्य होता है कि गांव में सघन बसावट होती है। क्या? आसपास पड़ोस के जो है कई घर होते हैं, तो सबसे सामान्य है। अगला है, इनमें से कौन सा ग्रामीण संस्था नहीं है? तो ग्रामीण में हमारे जाति आ जाती है, संगोत्रता आती है और आंध्रवेते ने वर्ग की भी बात कही है। लेकिन हमारा व्यापार संघ नहीं आएगा। कौन नहीं आएगा? ट्रेड एसोसिएशन। अगला है, इनमें से कौन सा ग्रामीण भारत में संयुक्त और विस्तारित परिवार के आयाम नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो सस्वीकरीकरण मतलब साथ साथ रहना, सहभोजन करना ये भी होता है, सहनिवास होता है, सामूहिक भावना होती है, ये सब होते हैं। लेकिन सहभाजक नहीं होते हैं, कॉन्स्पिरेंसी नहीं होती है। कॉन्स्पिरेंसी मतलब डिवाइड, विभाजन, तो ये चीज़ें नहीं होती। अगला है, किस विद्वान ने अपनी पुस्तक 1961 में रेस कास्ट एंड इंडिया, पुस्तक इनकी क्या है? रेस कास्ट इन इंडिया में जाति की 6 विशेषताओं का उल्लेख करते हैं। तो जाति की 6 विशेषताओं का उल्लेख करते हैं जीएस घुरिये। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एग्जाम में ही पूछा जाता है। अगला है, जाति के भीतर एक छोटा अंतर्विवाही इकाई है और गांव में जाति का प्रतिनिधित्व करता है। तो जाति किसके भीतर एक छोटा अंतर्विवाही इकाई है जो गांव में जाति का प्रतिनिधित्व करता है? तो उपजातियां होती हैं गांव में। तो गांव में कई उपजातियां होती हैं जिसके अंदर ही लोग अपनी जातियों का विवाह करते हैं। तो जिसको हम गोत्र भी कह सकते हैं कि अलग अलग गोत्र वाले होते हैं, जाति एक होती है लेकिन गोत्र उनका अलग अलग होता है और उन्हीं के भीतर विवाह होता है। भारत का कौन सा भाग हरित क्रांति से सबसे अधिक लाभान्वित हुआ है? तो हरित क्रांति का लाभ कहाँ से हुआ था? तो उत्तर पश्चिम में हुआ था। जैसे पंजाब हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया। तो इस तरह के
इलाकों में जो है हरित क्रांति का प्रभाव ज़्यादा देखने को मिला। अगला है, भारत में हरित क्रांति की कौन सी सीमा है? तो हरित क्रांति की मतलब नेगेटिव प्रभाव क्या पड़ा कि असमान विकास और क्षेत्रीय असमानता देखने को मिली। अगला है, जीविका आधारित खेती में से बाजार उन्मुख खेती की ओर बदलाव किस शब्द को वर्णित करता है? तो ये कहता है कृषि का जो है व्यवसायीकरण हो गया। अगला है, शहरी समाज की तुलना में ग्रामीण समाज में जनसंख्या घनत्व होता है। तो ग्रामीण समाज में जनसंख्या घनत्व कम होता है, निम्न होता है। अगला है, किस विद्वान ने आदर्श लोक समाज को शहरी समाज के विपरीत बताया है? तो आदर्श लोक समाज को शहरी समाज के विपरीत मतलब गांव को शहर के समाज के विपरीत बताया तो रॉबर्ट रेडफील्ड बताते हैं। तो ग्रामीण समुदाय और नगरीय समुदाय की बात रॉबर्ट रेडफील्ड करते हैं। सामान्यतः कौन से दो प्रकार के कारकों से पुश और पुल उत्पन्न होता है? तो प्रवास में क्या होता है, दो फैक्टर होते हैं, पुश और पुल। पुश का मतलब है कि अगर आप गरीब हैं, आपको नौकरी नहीं मिल रही, तब मजबूरी में आप जाके शहर में रोजगार के लिए रहते हैं, तो उसको कहते हैं पुश। पुल क्या है? पुल का मतलब है कि वहाँ के चकाचौंध चमक, बिल्डिंग वगैरह देख के शिक्षा के लिए, इन सब चीज़ों के लिए, यातायात के लिए अगर आप जाते हैं तब उसको कहते हैं खिंचाव, पुल सिद्धांत। तो ये प्रवास में देखने को मिलता है। अगला, भारत में ग्रामीण से शहरी प्रवास के लिए कौन सा कारक महत्वपूर्ण नहीं है? तो महत्वपूर्ण नहीं है तो नहीं को ध्यान देंगे तो क्या क्या हो जाएगा? शहरी क्षेत्रों में रोजगार का ना होना, तो सबसे बड़ी भाई नेगेटिव पॉइंट तो यही हो गया कि भाई लोग गांव से शहर क्यों जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ रोजगार है। शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं होती हैं तो सही बात है। गाँव में संसाधनों का असमान वितरण होता है, ये भी बात सही है। शहरी क्षेत्रों में अधिक समानतावादी समाज है, ये भी बात सही है। यहाँ योग्यता की बात होती है, तो रोजगार का ना होना एक गलत कारण है। अगला, गांव से शहरी प्रवास में कौन सा नकारात्मक प्रभाव नहीं है? तो यहाँ पूछा, वहाँ पूछा था सकारात्मक नहीं है, यहाँ पूछा नकारात्मक नहीं है। तो शहरों का जननांकी दबाव एक नकारात्मक प्रभाव है। प्रतिकूली पर्यावरण प्रभाव मतलब पर्यावरण पर उल्टा प्रभाव पड़ता है, भी है। बढ़ती हुई बेरोजगारी, ये भी होता है, जब शहर में ज़्यादा लोग हो जाते हैं तो रोजगार की समस्या आ जाती है। शांतिपूर्ण समाज जो है उसका नकारात्मक प्रभाव नहीं है, सकारात्मक भी नहीं है। ठीक। अगला है, ग्रामीण क्षेत्रों का निकटवर्ती शहरों पर आर्थिक रूप से निर्भर होना किस शब्द को दर्शाता है? तो अगर ग्रामीण क्षेत्र हैं लेकिन शहरों पर आर्थिक रूप से निर्भर हैं, मतलब अपने यहाँ सब्जी उगाते हैं उसको ले जाके शहर में बेच रहे हैं, तो इस तरह का जो आर्थिक रूप से निर्भरता है तो उसको क्या कहेंगे? तो उसको कहते हैं पेरिफेरलाइजेशन, परिधिकीकरण। क्या कहते हैं? परिधिकीकरण। अगला है, ग्रामीण भारत में स्थानीय स्वशासन प्रणाली को क्या कहते हैं? जब लोग स्वयं की जिम्मेदारी लेते हैं तो स्थानीय स्वशासन प्रणाली को पंचायती राज व्यवस्था कहते हैं। अगला है, पंचायत प्रणाली में प्रत्येक जिला स्तर पर होता है। तो पंचायत प्रणाली में जिला स्तर पर जिला परिषद होता है। अगला है, पंचायती राज प्रणाली भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन द्वारा लाया गया, तो लागू कब की गई थी? तो यह कब आया? 1992 में। कब? 1992 में। अगला है, पंचायती राज प्रणाली 3 स्तरीय है। तो जिला स्तर हो जाएगा, मध्यम स्तर मतलब ब्लॉक स्टेज, और ग्राम स्तर। तो पहले आएगा जिला, उसके बाद आएगा ब्लॉक या मध्यमवर्ती कह सकते हैं, ग्राम स्तर। अगला है, कौन सा शब्द शहरी निवासियों के व्यवहार और सोच को दर्शाता है? तो शहरी निवासियों के व्यवहार और सोच को हम शहरवाद या नगरवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? नगरवाद। अगला है,
किस जर्मन समाजशास्त्री ने कहा कि ग्रामीण जीवन गेमिनशाफ्ट और शहरी जीवन गेसेलशाफ्ट है? तो जेमिनीशाफ्ट और गेसेलशाफ्ट की बात करते हैं कौन? टॉनिज। तो इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। अगला है इमाइल दुर्खीम के अनुसार आधुनिक समाज किस प्रकार की एकजुटता रहता है? तो आधुनिक समाज में किस प्रकार की एकजुटता की बात की है? तो इन्होंने कहा कि जैविक या सावयवी एकता की बात की है। और आदिम समाज की बात कर ले तो आदिम समाज में यांत्रिक था। अगला है कौन सा विद्वान शहरी सामाजिक संरचनाओं के विश्लेषण में जाति पर केंद्रित करता है? तो शहरी सामाजिक संरचनाओं का विश्लेषण जाति पर ध्यान केंद्रित करते हैं कौन? W.E.B. डुबोइस। कौन करते हैं? W.E.B. डुबोइस। अगला है कौन सा शहरी अध्ययन विद्यालय शहर को एकीकृत संपूर्ण रूप में देखता है? तो कौन सा शहरी अध्ययन करता है? तो कौन सा विद्यालय है? स्कूल। तो शिकागो स्कूल जो है शहरी अध्ययन के लिए जाना जाता है, नगरीय अध्ययन के लिए। अगला है कौन सा सिद्धांत कहता है कि शहर केंद्रीय व्यापार जिले चारों ओर वित्तीय और बाहर होते हैं? तो पार्क और बर्गेस का सेंट्रिक जोन थियरी होता है, जो कहता है कि शहर का केंद्रीय जो होता है वहाँ व्यापार वगैरह होते हैं, बाकी चीज़ें बाहर की ओर जाती हैं, केंद्र से बाहर की ओर। तो ये पार्क और बर्गेस इससे जुड़े हुए हैं। भारत की जनगणना को किस रूप में परिभाषित करती है, जहाँ जो है जनसंख्या 5000 से अधिक हो और 4000 प्रति व्यक्ति वर्ग किमी घनत्व हो, नगर पालिका निगम हो। तो 5000 जनसंख्या हो, 4000 प्रति वर्ग किमी हो, तो उसको हम टाउन या कस्बा कहते हैं। और इससे ऊपर जाएगा तो नगर। अगला किस समाजशास्त्री ने ग्रामीण और शहरी समाजों के बीच अंतर का अध्ययन किया है? तो ग्रामीण और शहरी समाज के बीच अंतर करते हैं कौन? कृत्रिम सरोकिन। इसके अलावा भाई रॉबर्ट रेडफील्ड हो गए, उनका भी नाम जो है प्रमुख रूप से ग्रामीण और शहरी समाजों में अंतर के लिए जाना जाता है। अगला है कौन सा शब्द कई कस्बों और क्षेत्रों में एकीकृत शहरी वातावरण से जुड़ने को दर्शाता है? तो कई चीज़ें जुड़ रही हैं तो उसको कहते हैं महानगर। क्या कहेंगे? महानगर, मेट्रोपोलिस सिटी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शहरी क्षेत्रों में झुग्गियों की विशेषता नहीं है? तो उनमें बुनियादी सुविधाओं या नागरिक सुविधाओं की कमी होती है, सही बात है। उनमें जनसंख्या घनत्व तो कम होता है तो नहीं, अधिक होता है। क्या होता है? अधिक। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। वे अनौपचारिक शहरी अर्थव्यवस्था का हिस्सा है, तो ये बात सही है। सामाजिक आर्थिक असमानता भौतिक रूप होता है, ये भी बात सही है। तो जनसंख्या घनत्व जो है झुग्गी झोपड़ियों में अधिक होता है। अगला है इनमें से कौन शहरी समुदाय की विशेषता नहीं है? तो कौन सा नहीं है? नॉट पूछा है। तो सामाजिक विषमता होती है, गतिशीलता होती है, गतिशील जीवन होता है, लेकिन समानतावादी समाज नहीं होता। क्या होता है? विभेदनकारी होती, विविधता होती है। अगला है कौन सा शब्द लोगों के अस्थायी रूप से दूसरे देश जाने को दर्शाता है? मतलब भारत से कोई अमेरिका चला गया तो उसको क्या कहेंगे? तो उसको कहते हैं इमिग्रेशन। क्या कहते हैं? इमिग्रेशन। और जब दूसरे देश से भारत में कोई लोग आते हैं तो उसको कहते हैं माइग्रेशन। ठीक, तो यहाँ राइट आंसर होगा इमिग्रेशन या अप्रवासन। अगला क्षेत्रीय प्रवास किस प्रकार का प्रवास है? तो क्षेत्रीय प्रवास को हम आंतरिक प्रवास करते हैं। जैसे एक व्यक्ति एक गांव से दूसरे गांव में जाके रहने लगा, उसको इंटरनल या आंतरिक प्रवास कहेंगे। अगला है जब कृषि मजदूर या घुमंतु जनसंख्या अल्प समय के लिए स्थानांतरित होती है तो इसे क्या कहते हैं? तो बहुत अल्प समय के लिए स्थानांतरित होती है तो उसको कहते हैं मौसमी प्रवास। क्या कहेंगे? मौसमी प्रवास।
अगला है समाजशास्त्र में सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? तो सामाजिक परिवर्तन की बात कौन करते हैं? तो ऐसे देखा जाए तो इसमें परिवर्तन की बात सभी ने बताई है। ठीक, अब यहाँ होना चाहिए था कि भैया सामाजिक परिवर्तन के उद्विकास की बात कौन करते हैं। तो अगर उद्विकास की भी बात किया जाए तो हर्बर्ट स्पेंसर और अगस्त काम्टे दोनों करते हैं। तो यहाँ जो है क्वेश्चन में थोड़ी सी स्पष्टता नहीं है, लेकिन आंसर माना है आयोग ने हर्बर्ट स्पेंसर को। अगला है इनमें से कौन सामाजिक परिवर्तन का कारक नहीं है? तो जननांगी कारक हो जाते हैं, भौतिक पर्यावरणीय कारक हो जाते हैं, प्रौद्योगिकी कारक होते हैं, लेकिन व्यवहारिक कारक नहीं होता है। अगला है सूक्ष्म, जटिल और परिवर्तनीय चेतना के रूप में परिस्थितियों और प्रशिक्षण के से बदलते रहते हैं। तो किसने कहा कि सूक्ष्म से जटिल और परिवर्तनीय चेतना के रूप में परिस्थितियां जो है परीक्षण से बदलते रहते हैं या कहलाता है। तो इसको कहते हैं सामाजिक दृष्टिकोण। क्या कहते हैं? सोशल एटीट्यूड, सामाजिक दृष्टिकोण। डिफाइन एज द सब टाइटल कॉम्प्लेक्स चेंजफुल मोड ऑफ द कॉन्शियसनेस। चेतना के रूप में परिवर्तन की बात हो रही है, तो उसको कहते हैं सामाजिक दृष्टिकोण। अगला है मैकाइवर और पेज के सामाजिक दृष्टिकोण के 3 भागों में बांटा गया, असंबद्ध, संबद्ध और तीसरा कौन सा होगा? तो मैकाइवर पेज ने धार्मिक, तात्विक और पॉजिटिव प्रत्यक्षवाद की बात कही है। तो धार्मिक को एकदम असंबद्ध मतलब बिखरा हुआ बताया, उसके बाद धीरे धीरे संबद्ध हुआ तो उसको तात्विक इन्होंने कहा है। उसके बाद जब वैज्ञानिक चीज़ों के आधार पर देखा है तो उसको प्रत्यक्षवाद कहते हैं, सकारात्मक। अगला है 1922 में विलियम फीडिंग आगमर, WF आगमर 1922 में किस अवधारणा को प्रस्तुत करते हैं? तो इन्होंने कल्चरल लैग, सांस्कृतिक विलंबन की बात कही है। प्रौद्योगिकी विलंबन की बात करते हैं कौन? मैकाइवर और पेज। अगला कहते हैं आगमर के सांस्कृतिक अंतराल के सिद्धांत के अनुसार क्या होता है? तो सांस्कृतिक अंतराल या कल्चरल लैग क्या है? जब अभौतिक संस्कृति भौतिक संस्कृति की तुलना में धीमे रूप से बदलती है, पिछड़ जाती है, तो उसको इन्होंने सांस्कृतिक अंतराल या सांस्कृतिक विलंबन कहा है। अगला है सामाजिक परिवर्तन को व्यापक रूप से या प्रतिस्थापन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो व्यापक रूप से परिवर्तन को व्यापक रूप से या प्रतिस्थापन रूप में परिवर्तित किया जाता है, तो उसको मॉडिफाई या संशोधन करते हैं। पूरी तरह से समाज नहीं बदलता। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब पूरी तरह से बदलना, परिवर्तन तो ये नहीं होगा, तो इसको मॉडिफिकेशन या संशोधन कहेंगे। अगला है कौन सा सिद्धांत यह मानता है कि समाज का जीवन चक्र जन्म, विकास, परिपक्वता और पतन का होता है? तो जन्म, विकास, परिपक्वता और पतन की बात करते हैं तो चक्रीय सिद्धांत, सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत। तो चक्रीय सिद्धांत से जुड़े कौन कौन है? तो पैरेटो का नाम, शोरोकिन, टाइनबी, स्पेंगलर, 4 लोग प्रमुख रूप से जुड़े हुए हैं। अगला किस विद्वान ने राजनीतिक उत्साह और पतन की पुनरावृत्ति सिद्धांत प्रस्तुत की है? तो साइकिल ऑफ अभिजन की बात करते हैं पैरेटो, विल्फ्रेडो पैरेटो ने जो है राजनीतिक उत्साह और पतन की पुनरावृत्ति सिद्धांत प्रस्तुत किया है। अभिजन का परिभ्रमण सिद्धांत है इनका। अगला कौन सा विकास सिद्धांत अविकसित अर्थव्यवस्था को विकसित अर्थव्यवस्था के जोड़ने को अस्वीकार करता है? तो डिपेंडेंसी थियरी कहता है कि जो अविकसित अर्थव्यवस्था है उसको विकसित अर्थव्यवस्था के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। क्यों नहीं जोड़ना चाहिए? क्योंकि वह विकसित जो अर्थव्यवस्था है वह अविकसित अर्थव्यवस्था का शोषण करके अपने आप को और ज़्यादा डेवलप करती है। एजी फ्रैंक का सिद्धांत है डिपेंडेंसी।
अगला है निर्भरता सिद्धांतकार कहते हैं कि समाजशास्त्री सिद्धांत और भारत और कौन जैसे देश द्वैतीवादी संरचना नहीं समझ पाते हैं। तो निर्भरता सिद्धांत कहता है कि समाजशास्त्री सिद्धांत भारत को और ब्राज़ील जैसे देशों को द्वैतवादी संरचना से नहीं समझा जा सकता। किसको? ब्राज़ील को। अगला है निर्भरता सिद्धांत की शुरुआत किस विद्वान से हुई है। तो डिपेंडेंसी थियरी की जो बात सबसे पहले किसने की तो राउल प्रेविस थे, जो कि एक अर्थशास्त्री थे, इन्होंने बात की है। अगला है निर्भरता सिद्धांत में शास्त्रीय विकास सिद्धांत की आलोचना करता है, जो किसके और डेविड रिकार्डो के विचारों पर आधारित है। तो निर्भरता सिद्धांत शास्त्रीय विकास सिद्धांत की आलोचना करता है। तो शास्त्रीय सिद्धांत से कौन कौन जुड़े हैं? तो एडम स्मिथ जुड़े हैं और डेविड रिकार्डो जुड़े हुए हैं। अगला है सतत विकास का मूल क्या है। तो सतत विकास हमारा पारिस्थितिकी से जुड़ा हुआ है। अगला है कम विकसित देशों द्वारा पश्चिम विकास के मॉडल अपनाने का नकारात्मक परिणाम क्या है। तो नकारात्मक परिणाम है कि भैया पर्यावरण अस्थिरता और क्षरण जो है बढ़ गया है। अगला है पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जनेरियो किस वर्ष हुआ था। तो 1992 में हुआ था। अगला है कौन सा शब्द उस विकास को दर्शाता है जो वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करता है लेकिन भविष्य की पीढ़ी के क्षमताओं को प्रभावित नहीं करता है। तो उसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। अगला इनमें से कौन सा सतत विकास की नीति का उद्देश्य नहीं है। तो आवश्यकताओं की पूर्ति होगा, संसाधन के आधार पर संरक्षण होगा, पर्यावरण और अर्थशास्त्र का एकीकरण हो, प्रौद्योगिकी के उपयोग पर प्रतिबंध हो। तो प्रतिबंध की बात नहीं करता है, लेकिन कहता है कि इस हिसाब से उपयोग करिए कि भविष्य के लिए चीज़ें बची रहें। सीमित प्रयोग की बात करता है, प्रतिबंध की बात नहीं करता। अगला है कौन सा समाजशास्त्रीय सिद्धांत मानता है कि धर्म जीवन को अर्थ और उद्देश्य देता है और सामाजिक स्थिरता को सुदृढ़ करता है। तो प्रकारवादी। जब सुदृढ़ता की बात हो जाए तो प्रकारवादी। अगला है इनमें से कौन सा 19वीं 20वीं सदी में प्रारंभिक भारत समाज के सुधारकों की चिंता नहीं थी। तो समान कार्य के लिए समान वेतन की बात जो है प्रारंभिक में नहीं था। विधवा विवाह था, महिला शिक्षा था, जाति व्यवस्था की आलोचना थी। अगला है किस समाज सुधारक 19वीं सदी के अंत में मुसलमानों में सामुदायिक शिक्षा सुधार करने का प्रयास किया। तो मुसलमानों में सामुदायिक शिक्षा सुधारने का प्रयास कौन किए थे। तो सर सैयद अहमद खान जो थे, उन्होंने मुस्लिमों में सामुदायिक शिक्षा सुधारने का प्रयास किया। अगला ज्योतिबा राव फूले ने जातीय प्रभुत्व को चुनौती देने के लिए कौन सा समाज स्थापित किया। तो उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। कब? तो 1873 में। कब किया था? 1873। अगला धार्मिक पहचान का राजनीतिकरण जो भिन्नताओं पर जोर देता है कहलाता है। तो भिन्नताओं पर जोर देता है धार्मिक पहचान के आधार पर राजनीतिकरण, तो उसको कम्युनलिज्म या सांप्रदायिकता कहते हैं। अगला है कौन सा कारक 19वीं और 20वीं सदी में सांप्रदायिकता के विकास का कारण नहीं है। तो कौन था? 1857 का विद्रोह नहीं था। फूट डालो और राज करो की राजनीति थी। धार्मिक पुनरुत्थान का विकास था। अलगाव निर्वचन, मतलब अलग अलग निर्वचन, मुस्लिमों के लिए अलग, SC ST के लिए अलग, इस तरह की प्रणालियाँ जो है अंग्रेजों ने लाई थी। तो ये सांप्रदायिकता के विकास का कारण नहीं है। द रिवोल्यूशन मतलब 1857 की क्रांति नहीं है। अगला है किस समाज में अल्पसंख्यक स्वतंत्र रूप से अपनी परंपराएं बनाए रखते हैं। तो बाहुल्यवादी समाज। अगला है जॉर्ज होलियोक ने 1851 में धर्म से अलग सामाजिक व्यवस्था और नैतिकता के लिए कौन सा शब्द गढ़ा। तो सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने और नैतिकता के लिए धर्मनिरपेक्षता। किसने? जॉर्ज होलियोक, 1851।
अगला है भारतीय समाजशास्त्र में इंडोलॉजी दृष्टिकोण को आरंभ किसने किया था? तो भारतीय समाज में भारत विधा परिप्रेक्ष्य जी.एस. घुरिये और लुईस ड्यूमा प्रमुख नाम रूप से जाने जाते हैं। अगला है किस मार्क्सवादी समाजशास्त्री ने कहा कि राज्य की नीतियों ने पूर्व पूंजीवादी संरचना को पूंजीवादी संरचना में बदल दिया है? तो राज्य की नीति ने जो पूंजीवादी संरचना नहीं थी उसको भी पूंजीवादी में बदल दिया, तो A.R. देसाई कहते हैं। अगला सबअल्टर्न स्टडीज उपाश्रित परिप्रेक्ष्य के संस्थापक सदस्य हैं जो कृषक सबअल्टर्न के शोषण पर केंद्रित होते हैं। तो कृषकों के शोषण की बात करते हैं डेविड हार्डीमैन। कौन करते हैं? डेविड हार्डीमैन। अगला सामूहिक सौदेबाजी के लिए इनमें से कौन सा आवश्यक शर्त नहीं है? तो आवश्यक है ट्रेड यूनियन को मान्यता मिलनी चाहिए, संगठन की स्वतंत्रता होनी चाहिए, लेने और देने की इच्छा होनी चाहिए, बड़े वकीलों की उपलब्धता नहीं होती। तो सामूहिक सौदेबाजी में कंपनी और मजदूर संघ का अध्यक्ष कंपनी के मैनेजर सुपरवाइजर प्रबंधक आपस में बैठ के कार्य करते हैं, तो वहाँ वकीलों की ज़रूरत नहीं होती है। अगला पहली औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में कब हुई थी? तो 18वीं सदी के प्रारंभ में। अगला है इनमें से कौन यूरोप में औद्योगिक क्रांति का परिणाम नहीं है? तो शहरीकरण था, प्रौद्योगिकी विकास था, कारखाना प्रणाली और मजदूर श्रम का विकास था, निजी संपत्ति का निर्माण जो है यूरोप में औद्योगिक क्रांति का परिणाम नहीं है। अगला है आधुनिक राज्य को समझने का कौन सा पहलू नहीं है? तो आधुनिक राज्य को समझने के लिए इसका एक विशिष्ट क्षेत्र होता है, इसकी एक संप्रभु सरकार होती है, विधि विधायक या न्यायिक कार्यों के लिए शक्ति का उपयोग कर सकता है, यह कुलों और परिवारों का संघ है। तो यह हमारा प्राचीन राज्य में होता था। तो यह कुलों और परिवारों का संघ जनजाति में ही देखने को मिलता था। पहले जो राजा महाराजा थे तो इस तरह के थे, लेकिन आधुनिक में हो जाएगा अपन विशिष्ट क्षेत्र, संप्रभु सरकार और विधायिक या कानूनी कार्यों के आधार पर शक्ति का उपयोग। किस विद्वान ने राज्य को प्रभुत्वशाली वर्गों के हितों को बढ़ावा देने और कमजोर वर्गों के शोषण करने वाली शक्ति का प्राधिकरण माना है? प्राधिकरण मतलब साधन के रूप में देखते हैं। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि भैया राज्य क्या है? पूंजीपतियों की हितैषी है और श्रमिकों का शोषण करती है। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं। समूहों का लक्ष्य प्रेशर समूहों की तुलना में अधिक व्यापक होता है। तो किस समूह के लक्ष्य जो है दबाव समूह की तुलना में अधिक व्यापक होते हैं? तो राजनीतिक समूह, पॉलिटिकल जो ग्रुप होते हैं उसका जो है दबाव समूह या हित समूह की तुलना में अधिक व्यापक होता है लक्ष्य। हित और प्रेशर समूहों को व्यापक रूप से किस समूह और व्यापारिक समूहों में बांटा जा सकता है? तो हित समूह और दबाव समूह को आधुनिक समाज में दो समूह के रूप में देखा जाता है। अगला किस विद्वान ने हित समूह के 4 प्रकारों को वर्गीकृत किया है? तो गैब्रियल आलमंड ने हित समूह के 4 भागों में विभाजित किया। किसने? गैब्रियल आलमंड ने। अगला है कौन सा शब्द तकनीकी और संचार के कारणों को देश की बढ़ती परस्पर जुड़ाव और निर्भरता को दर्शाता है? तो कौन सा शब्द कहता है कि तकनीकी और संचार के कारण देशों की बढ़ती परस्पर जुड़ाव और निर्भरता? तो वैश्वीकरण हो जाएगा, ग्लोबलाइजेशन। कौन सा वैश्वीकरण से संबंधित नहीं है? तो तेजी से बढ़ती हुई तकनीकें हैं, व्यापार की स्वतंत्रता है, श्रम और कौशल की उपलब्धता होती है, सार्वजनिक राज्य स्वामित्व वाली उद्यमियों को सुदृढ़ीकरण नहीं। तो सार्वजनिक या राज्य स्वामित्व की चीज़ें कमज़ोर होती हैं और पूंजीवाद को बढ़ावा मिलता है। किसको? पूंजीवाद को। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।